वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। बेशक ये जन आंदोलनों की भूमि रही है, लेकिन आम जीवन यहां हमेशा शांत रहा है। अब ऐसा लगता है कि संदिग्ध लोगों की घुसपैठ की बातें सामने आ रही है। ये आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है। सीधा कहें तो रोहिंग्याओं की नजर उत्तराखंड की ओर है। राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों के साथ यात्राओं के वेरिफिकेशन का कदम तो उठा लिया है, लेकिन केवल इतना भर नहीं, उत्तराखंड सीमांत और संवेदनशील राज्य, इस मामले को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। बड़े स्तर पर छानबीन होनी चाहिए। साथ ही यहां पर यह भी देखा जाना चाहिए कि कहां से लोग आकर बस रहे हैं, किस तेजी से यहां पर लोग आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड बहुत शांत हमेशा रहा है। ऐसा ना हो कि कल उत्तराखंड में भी जहांगीरपुरी जैसी घटनाएं देखने को मिले। और इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ का माहौल हमेशा से शांत रहा है और उसकी सैन्य परंपरा रही है और समय समय पर यहाँ बड़े जन आंदोलन भी हुए हैं। इसका असर दुनिया भर में देखा गया, लेकिन सुंदर प्राकृतिक वैभव वाले उत्तराखंड में अब ऐसी आशंकाएं हो रही हैं जो यहाँ के वातावरण को अशांत कर सकती हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ तेजी के साथ घुसपैठ और अतिक्रमण हुआ है। माना जा रहा है कि संदिग्ध प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड एक आसान ठिकाने की तरह नजर आने लगा है। गांवों कस्बों में भी ऐसे लोगों का फैलाव देखने लगा है जिनका यहाँ से कोई वास्ता नहीं था। आशंका ये भी जताई जा रही है कि बिहार यूपी के रास्ते होते हुए रोहिंग्याओं ने अपनी नजर इस क्षेत्र पे लगाई हुई है। माना जा रहा है कि रोहिंग्याओं ने पहले यहाँ के पुराने लोगों से अपने मेलजोल को बढ़ाया है और अब वह धीरे धीरे इसे अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। खासकर उस उत्तराखंड में जहां गांव के गांव खाली हुए हैं और जो सीमांत राज्य होने से बेहद संवेदनशील है, वहां बिना किसी पहचान के रहना इस राज्य के लिए खतरनाक है। दिल्ली, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं ने अपने अड्डे बनाए हैं और उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी वो अपना फैलाव चाहते हैं। रोहिंग्याओं के चलते हिंसा, तनाव, आगजनी की घटनाएं जगह जगह देखने को मिल रही हैं। फिर वह चाहे पश्चिम बंगाल में हो या फिर हाल ही के दिल्ली का उपद्रव। इस स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड को सचेत हो जाना चाहिए। उत्तराखंड की अपनी एक मिलीजुली संस्कृति रही है। बेशक यहाँ धाम, देवालय और जगह जगह मंदिर हैं। यहाँ सनातनी धर्म की परंपरा रही है, लेकिन इसी उत्तराखंड में दूसरे धर्म के लोग भी मिलजुल कर रहे हैं। सर्वधर्म समभाव का सुंदर ताना बाना उत्तराखंड में देखा जाता है। साझी सभ्यता में कारोबार, सामाजिक रीति रिवाज, सुख दुख, शिक्षा, हर तरह की स्थितियों में उत्तराखंड के लोग आपस में साथ रहे हैं। लेकिन चिंता उस कथित घुसपैठ को लेकर है जो राज्य में अशांति का कारण बन सकती है। बताया ये जा रहा है कि उधम सिंह नगर और हल्द्वानी के रास्ते पिथौरागढ़, बागेश्वर तक और हरिद्वार, ऋषिकेश के रास्ते चमोली, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी के गांव और कस्बों तक अपना फैलाव कर रही हैं। अगर समय रहते इस पर अभियान चलाकर इस मुहिम को नहीं रोका गया तो इसमें कोई शक नहीं कि यह राज्य भी धधकने लगेगा। वैसे राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रियों का कड़ाई से सत्यापन करने का निर्णय लिया है। सरकार का ये मानना है कि 4 धाम यात्रा में कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर किसी तरह का उपद्रव न करे और उसके लिए हर यात्री के बारे में छानबीन जरूरी है। इसके लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि सत्यापन की यह व्यवस्था किसी धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नहीं की गई है, बल्कि इसका आशय पूरी यात्रा सीजन को बेहतर, सुरक्षित और सहज बनाना है। उत्तराखंड में अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है और इसीलिए हर तरह से इसकी सुरक्षा का माहौल बना रहना चाहिए। धार्मिक उन्माद, देश विरोधी हरकतें, दंगा फसाद और उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों पर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ये गंभीर मसला है, इसमें सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविंदर जुगरान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के।
हमारे साथ गरिमा दोसानी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ मनोज इस्टवाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ दीपक पांडे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देशों की क्षेत्रीय अखंडता। मनोज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा कि वेरिफिकेशन की बात उत्तराखंड सरकार ने की है, जिसे लेकर बहुत ज्यादा हाहुल्ला भी मचा है। हम ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन खाली यात्रा का ही क्यों हो, वेरिफिकेशन हर गांव हर शहर का वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहां भी घुसपैठ बड़ी तेजी से बढ़ रही हो, क्योंकि वोट की राजनीति तो हमेशा रहेगी, हर किसी को वोट की राजनीति पसंद आती है, लेकिन यहां बात उत्तराखंड की है। जी संजय जी, सिर्फ वेरिफिकेशन इस समय हो और सिर्फ यात्रा रूटों पे हो, ये नाकाफी है। रोहिंग्याओं ने ऐसी जड़ें मजबूत कर दी हैं एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से। अगर मैं चैनल का नाम लूंगा तो कई बिदक जाएंगे और कई बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। सच्चाई ये है, मैं कल रात ही ट्रेन से अभी काला ढूंगी होते हुए हल्द्वानी पहुंचा हूं। काला ढूंगी में रेलवे पता नहीं कैसे करके रेलवे बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ साथ कई झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं और उनपे जो ध्वज मैंने आज तक नहीं देखे थे, वो इतनी मतलब हिंदुस्तान का एक ध्वज नहीं है, पता नहीं किस किस कलर के ध्वज लगे हुए हैं और वहां रोहिंग्या बसे हुए हैं। पूरा हल्द्वानी का जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक कॉलोनी पूरी पाटी गई है, वो पूरी रोहिंग्याओं से है। अभी जो कुमाऊं के हालात हैं, जिस तरीके से टॉप एरियाओं में पहाड़ों में चढ़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, वो अजब गजब का एक एटमॉस्फेयर बन गया है। रही बात सिर्फ हरिद्वार ही क्यों, देहरादून के खाले नालों में सब जगह सब यही सुनने में आ रहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम बसा दिए गए हैं। और जब ऐसी बात होती है तो कुछ राजनीतिक दलों के पेट में पीड़ा उठनी शुरू हो जाती कि साहब ये बिल्कुल एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। भाई जाति पहले है कि देश पहले है कि फिर ये प्रदेश पहले है? जिस प्रदेश की शांतवादियों में अगर अशांतियां शुरू हो गई हो, अभी हाल के ही सालों में कोटद्वार से होकर सतपुली में एक गौ माता के साथ दुष्कर्म करता हुआ एक जाति का व्यक्ति पकड़ा गया था, हो हल्ला हुआ, लेकिन मामला पुलिस ने जैसे तैसे कंट्रोल किया। ऐसे लव जिहाद के रोज मामले आ रहे हैं, ऐसे रोज मामले आ रहे हैं, आए दिन कई बार गौकसी के मामले आ रहे हैं तो कई कुछ आ रहे हैं। पहाड़ यही बात हो रही है मनोज जी, यही बात हो रही है कि आखिर जो वेरिफिकेशन है वो मनोज जी सबका होना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पंवार जी भी जुड़ चुके हैं, उनके भी विचार हम जानेंगे। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जयशंकर पंवार जी, माफी चाहूंगा जी। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जयशंकर जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, बात ये हो रही है कि जो उत्तराखंड में धीरे धीरे कर जिस तरीके से पलायन हुआ, गांव खाली हुए, उसके अलावा यहां पर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि घुसपैठिए आ रहे हैं। क्योंकि अभी यही बात हो रही थी कि जो वेरिफिकेशन की बात की गई है, तो वो वेरिफिकेशन उन सब लोगों का होना चाहिए जो लोग यहां बाहर से आ रहे हैं, और क्या वास्तव में वो भारतीय भी हैं या नहीं है। यहां पर बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं है, यहां पर बात यह है कि क्या जो व्यक्ति यहां पर आ रहा है वो भारतीय है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, उसे लेकर आखिर कब आवाज उठेगी और क्यों उन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जी नहीं, देखो, जहां तक वेरिफिकेशन का सवाल है, ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। वेरिफिकेशन तो हर लेवल पे होता ही है, लेकिन जहां तक उत्तराखंड में अगर आप थोड़ा सा और परिदृश्य को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए कि हमारे उत्तराखंड में हजारों सालों से जो है, कई सालों से जो है, नेपाली जो हमारे लोग हैं वो उत्तराखंड में आते हैं। कई बार कई तरह की घटनाएं होती हैं, भाग जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो कौन थे क्या थे। तो सवाल ये नहीं है कि वो रोहिंग्या हो या मुसलमान हो या कोई किसी भी जात का हो, हर एक के लिए वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। एक कानूनी राज्य में, कानूनी देश, जिस देश में संविधान है उसके अनुरूप जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसमें वेरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें किसी को क्या आपत्ति है? इसमें और चीजें क्यों जुड़ रही है, ये सवाल मेरे को समझ नहीं आ रहा है।
चलिए, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं जी। गरिमा जी। अगर आप देखें, ये एक जिम्मेदारी उत्तराखंड के हर व्यक्ति की है कि अगर उत्तराखंड को कहीं ना कहीं किसी भी ऐसे हादसों से, किसी भी चीज से बचाना है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम वहां पर आने वाले लोगों पर नजर रखें कि वास्तव में क्या ये लोग उस तरीके के हैं कि जो आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि केवल एक ही जाति या एक ही धर्म के प्रति ये बात हो रही है। बात यह है क्या वास्तव में उत्तराखंड उतना ज्यादा जिस तरीके से बातें हो रही हैं आने वाले भविष्य में सेफ रह सकता है? यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, क्योंकि जिस हिसाब से हंगामा चल रहा है गरिमा जी। गोस्वामी जी, जो शुरुआत में आपने वक्तव्य अपना दिया था कि सिर्फ चार धाम यात्रा के दौरान ही वेरिफिकेशन या सत्यापन की बात क्यों उठी, यही बात हम भी रखना चाहते हैं। हम बिल्कुल सत्यापन के या वेरिफिकेशन के खिलाफ नहीं है, विरोध में नहीं है। अगर उत्तराखंड की शांति के साथ, उत्तराखंड के शांत माहौल के साथ, यहाँ के सौहार्द के साथ कोई भी छेड़खानी होती है, कोई भी अप्रिय घटना होती है, कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आती है, तो निश्चित तौर पर ये नहीं होना चाहिए। ये कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का मैटर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है कि लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, उसको पुख्ता किए जाने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि बवाल आखिर क्यों मचा। बवाल इसलिए मचा गोस्वामी जी क्योंकि आपने वेरिफिकेशन ड्राइव को चारधाम यात्रा से जोड़ दिया, जबकि ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। पूरे 5 साल और 5 साल में साल के 12 महीने चलने वाली ये प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि ये आप डिमार्केट नहीं कर सकते कि केवल चारधाम यात्री ही असामाजिक तत्व होंगे या उनमें से ही कोई अराजक तत्व निकलेंगे। वहीं दूसरी ओर आप किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि कौन असामाजिक है और कौन अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो ये अक्रॉस धर्म लाइन, अक्रॉस जाति लाइन होना चाहिए, ये सबका सत्यापन होना चाहिए। अगर हो रहा है तो यार्ड स्टिक सबके लिए बराबर होनी चाहिए। चार धाम के खिलाफ हमने इसको इसलिए माना मुख्यमंत्री के बयान को क्योंकि पहले भी देवस्थानम बोर्ड के नाम पर चार धामों की परंपराओं के साथ, सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। और पूरे 2 साल तक जब पंडा पुरोहित समाज मांग करता रहा इसको निरस्त करने की, आपने 2 साल तक उनको सड़कों पर बैठाए रखा, लेकिन आपने फैसला नहीं बदला। और यहाँ आप केवल पंडा पुरोहितों की मांग की आड़ ले रहे हैं। आप कह रहे हैं पंडा पुरोहित समाज ने मांग की है कि 4 धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इसलिए सरकार ने इस तरह का बयान निकाला है। और मैं बहुत ही सीधे और सपाट शब्दों में बताऊं गोस्वामी जी, तो मुख्यमंत्री की उस बाइट को मैनेज कर दिया गया है जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं। जिस बाइट में उन्होंने हिंदू और गैर हिंदू शब्द इस्तेमाल किया था, वो बाइट ही आज सरफेस से गायब कर दी गई है और अब उसकी जगह ले ली है सत्यापन या वेरिफिकेशन ने। सत्यापन बिल्कुल होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है। उत्तराखंड के शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ किसी को छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन ये सरकार थोड़ा लेट लतीफ़ सरकार है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार है। 1 अप्रैल को हमारे वहाँ टूरिस्ट सीज़न शुरू हो जाता है और 8 अप्रैल के करीब जो है अधिकारियों का एक शासनादेश जारी होता है साहसिक पर्यटन वाले लोगों के लिए, कारोबारियों के लिए, कि आपके इक्विपमेंट्स की जांच करेंगे, एसओपी गाइडलाइंस का आप पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखेंगे और उसके बाद आपको परमिशन मुहैया कराएंगे साहसिक पर्यटन के लिए। अब आप मुझे बताइए, जो लोग 2 साल से कोरोना काल में आजीविका के लिए तरसे हों, रोटी के लिए तरसे हों, उनका पूरा अप्रैल का महीना आपने बर्बाद कर दिया सत्यापन करने के नाम पर, उनके इक्विपमेंट्स की जांच करने के नाम पर, इंस्ट्रूमेंट्स की जांच करने के नाम पर। क्या ये सारा काम फरवरी मार्च में नहीं कर लिया जाना चाहिए? माना कि चुनाव चल रहे थे ये भी एक मुद्दा है, लेकिन ये भी एक अधिकारी मुद्दा है, तो इस चुनाव पर भी नहीं हम लड़ रहे गरिमा थे, जी बात कर्मचारी करेंगे। तो चुनाव दीपक नहीं लड़ पांडे रहे जी, थे। बिल्कुल गरिमा जी इस पर भी बात करेंगे। दीपक जी ये बताइए कि जब कहने का बात मतलब होती है है सत्यापन किसी भी, करना था तो अभी तक कर लेना नहीं चाहिए बिल्कुल था। चार सत्यापन, धाम को डेंट देखिए पहुंचेगा। लगातार कांग्रेस भी यही कह रही है और इस बात का गोस्वामी जी, जवाब भी चार रविंद्र धाम जुगरान को से हमारे लेंगे टूरिज्म कि सेक्टर गरिमा को जी भी बहुत यही बड़ा कह रही है कि डेंट पहुंचेगा। सत्यापन हो लगातार, और वास्तव में उत्तराखंड में सत्यापन की आवश्यकता है। लेकिन दीपक जी, जब भी रोहिंग्या को लेकर कभी कोई बात होती है तो क्यों धर्म विशेष से जोड़कर उसे देखा जाता है? आखिर उत्तराखंड के अंदर अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं, बिल्कुल हमारे घर परिवारों में भी आपने देखा कोई बात गलत कोई अच्छा काम होता तो बड़े जो हमारे घर के मुखिया होते हैं कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट जाता है और कहीं ना कहीं अगर हमारे घर के ऊपर भी कोई बात
अगर कोई डिसीजन गलत जाता तो कहीं ना कहीं घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आपकी डिसीजन की हो। तो वही चीज है कि प्रदेश में कोई अच्छा काम हो रहा है, तेज अगर हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो जो हमारे देश और प्रदेश के मुखिया हैं उनके नाम पे क्रेडिट जा रहा है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं अगर कोई चीज खराब हो रही है हमारे प्रदेश में तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे मुखिया के नाम पे जाएगी। लेकिन जैसा मैं गरिमा जी जो मैडम है, मैं इनसे बिल्कुल वाकिफ हूँ कि जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर चलनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार ऐसा करके नहीं किया, आज आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कल के दिन आप लोगों ने बंद कर दिया। आप एक उन्हीं की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आप जो हर जिला है, हर गली है, हर मोहल्ला है, हर वार्ड है, वहां पे वेरिफिकेशन भी कर रही है ना, जहाँ पे लोग किराए पे रह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं कोई भी संदिग्ध आदमी रहा तो आसपास ही रहा होगा। और जैसा भी हमारे भाई साहब ने बताया कि रेलवे कॉलोनीज के आसपास आप देख रहे हैं, बस स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड, ऑटो स्टैंड है, इनके आसपास आकर ये लोग कहीं ना कहीं बस रहे हैं, फ्लाई ओवर के आसपास है। मैं भी देख रहा हूँ कई जगह, देहरादून मैंने भी देखा, ICPT के आसपास काफी लोग बसे हुए हैं, हल्द्वानी के आसपास देखा है मैंने, लाल कुआं में देखा है, देहरादून ये रुद्रपुर में देखा है, कई क्षेत्रों में भी भ्रमण करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। वेरिफिकेशन होना चाहिए और बहुत जरूरी होना चाहिए। जब हमारे आधार कार्ड बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, राशन उस चीज नाम पे आ रहा है, बिजली के इलेक्शन टिकट्स, बिजली के जो कनेक्शन है उस नाम पे दिए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं वेरिफिकेशन होना चाहिए। किसी हम होटल में जाते हैं, किसी हम कार्यक्रमों में जाते हैं, जब वहां पे हमारे आधार कार्ड और वोटर कार्ड मांगे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन कोई गलत वो नहीं है और बिल्कुल होना चाहिए। और ये मैं नहीं चाहे कल के दिन आने वाले समय में कोई भी पार्टी आएगी, आने वाले समय कांग्रेस भी एक विपक्षी रूम है, आज हम लोग भी एक विपक्षी रूम है, कल आने वाले समय में कोई सत्ता आएगी, कोई और पार्टी की सत्ता में आएगी, तो उसको भी ये चीज प्रक्रिया को हर समय लागू रखा रहना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन होने से एक आइडेंटिटी रहती है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन आ रहा है। अगर मेरे घर के बगल में भी कोई नया एक आदमी आ रहा है तो मैं भी झांक झांक के देखता हूँ कौन आया है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, किस तरह का उसका व्यवहार है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या इसका उद्देश्य है। तो ऐसी हमारे वहाँ जो संस्कृति, जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा है, जो हमारे धर्म नगरी है, जो हमारी देवतुल्य जनता है, देवतुल्य नगरी है, तो उसमें भी अगर लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें गलत क्या बात है। मैं तो उसे गलत नहीं मानता, हम तो उसके बिल्कुल पक्षधर हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी विशेष समुदाय के टारगेट करके आप अगर इस चीज को करना चाह रहे हैं, अगर राजनीति करना चाह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक किसी विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं। मेरा टारगेट करना, आप मेरा भी वेरिफिकेशन कीजिए ना, मेरे बच्चों का भी कीजिए, मेरे रिलेटिव्स का कीजिए, मेरे दोस्तों का कीजिए, सबका कीजिए, लेकिन आप किसी विशेष जाति का ही करेंगे तो गलत मैसेज आएगा। और हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक चलिए, आदमी गलत अगर मैसेज जाएगा, उस गलत मैसेज पर ही बात हो रही है। रविंदर जुगरान हाँ। जी, गरिमा जी भी कह रही है वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आज की जो स्थितियां हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वर्तमान में खाली केवल और केवल अगर हम ये बात करें कि वेरिफिकेशन जो है 4 धाम यात्रा का हो, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े तो करता है। अगर वेरिफिकेशन की बात हो रही है तो वेरिफिकेशन उन लोगों का होना चाहिए वास्तव में जिस तरीके से वहां रोहिंग्याओं की आबादी बढ़ती जा रही है, ये सवाल लगातार चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं वहां पर। तो उसे लेकर जो एक मुहिम है वो छेड़ी जानी चाहिए। कांग्रेस भी कह रही है हम साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है हम साथ हैं। समाज का देखिए, राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है और राज्य को विकास के पथ पर ले जाना, 4 धाम यात्रा को स्मूथली सहजता से चलाना, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, ये सब उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। इसलिए ठीक विषय पर केंद्रित करते हैं। राज्य सरकार का यह कहना कि 4 धाम यात्रा से पूर्व हम सत्यापन और वेरिफिकेशन कराएंगे, वो स्पेसिफिकली इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर वर्ष भर में होने वाला सबसे बड़ी यात्रा होती है, जिसकी तैयारियों को प्रारंभ कर दिया गया है। और क्योंकि विषय 4 धाम यात्रा का आया, इसलिए जोर देकर ये कहा गया कि हम वेरिफिकेशन सत्यापन कराएंगे और इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले 100% श्रद्धालुओं का वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको डाटा कलेक्शन करना है, आंकड़े जुटाने हैं, आगे हमको श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी सुलभ यात्रा हो, सहज यात्रा हो, खाना पीना रहना उनको आसानी से ये आपकी सारी चीजें ठीक है, इसे लेकर बोल रहा हूं इसे लेकर सवाल नहीं है। सवाल इससे लेकर है कि जिस तरीके से, क्योंकि एक अच्छी पहल है और इसका स्वागत भी है, ये बहुत अच्छी पहल है, मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया एक पहल की है कि वेरिफिकेशन चले। लेकिन यहां देखिए, जिन लोगों के राशन कार्ड तक बन गए हैं, जिन लोगों के राशन कार्ड बन गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं आपके उत्तराखंड में, ये सवाल ये है कि उनका वेरिफिकेशन कैसे हो। इसी बात पर आ रहे हैं,
इसी बात पर आ रहे हैं। आप मौके की नजाकत को समझिए, ये विषय अभी क्यों आया। जी। चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा होती है। यह इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है, इसलिए यात्रा के संदर्भ में कहा गया है वेरिफिकेशन तो हर नागरिक का होगा। आपके राशन कार्ड की बात है, जाति प्रमाण पत्र की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जिससे उत्तराखंड का आदमी लाभान्वित होता है, नागरिक लाभान्वित होता है, यह असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स, राष्ट्रद्रोही लोग जो हैं इसका लाभ ना उठाएं, यहाँ बसें ना यहाँ पे जो है वो ना आ पाएं। अगर वेरिफिकेशन होगा तो उनको बाहर किया जाएगा। तो यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत चलती रहती है। उल्लेख चार धाम यात्रा की वजह से उस पर ही जोर दिया गया, उस पर ही केंद्रित किया गया। होगा 1 करोड़ 10 लाख जनता का, हरिद्वार से लेके उधम सिंह नगर से लेके पिथौरागढ़ से लेके उत्तरकाशी 13 जनपदों के नागरिकों का वेरिफिकेशन होगा और यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के स्थायी निवासी को मिले, उत्तराखंड के स्थायी नागरिक को मिले, इसलिए ये वेरिफिकेशन करा रहे हैं। इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है और यह चारधाम यात्रा को सुरक्षित चलाने की दृष्टिकोण से है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखना होगा हमेशा कि उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हुई हैं। हमारे यहाँ वैसे ही पलायन 21 वर्षों में बहुत अधिक हुआ है, तो कौन लोग बस रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, किस बहाने से आ रहे हैं, उन पर नज़र रखनी, सत्यापन कराना और गलत लोग आ रहे हैं तो उनको बाहर का रुख करना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी, केवल यही उद्देश्य है राज्य सरकार का। नहीं, ये रविंदर जी, यही इसी बात को तो लेकर सवाल है कि आखिर इस पर कब इस पर कार्रवाई होगी। और इसी पर दोबारा से सभी लोगों के पास आएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी घुसपैठ बढ़ी है, बहुत सारे लोग बाहर से आकर रह रहे हैं, उन्हें लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। मैं ईस्टवाल जी, अगर आप देखें यहाँ सबसे एक अहम बात जिसे लेकर बहुत सारे जो सवाल है और राजनीतियाँ लगातार चल जाती हैं, ये बात है कि उत्तराखंड का जो मुस्लिम है वो स्वाभिमानी है और लगातार यहाँ रहा है और आज तक भी आप देखिए कभी भी सब जगह दंगे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत प्यार के साथ सभी लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बात होनी ये जरूरी है कि जो लोग बाहर से आए हैं वास्तव में क्या वो उनके हक पर डाका नहीं डाल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, उनके जो अधिकार हैं उनके अंदर भी अधिकारों के अंदर इनका हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा, इसे लेकर बात होनी चाहिए। तो वेरिफिकेशन को लेकर कांग्रेस भी कह रही है कि वेरिफिकेशन हो लेकिन पूरा हो। यहां तो बात यह है कि आज की जो स्थितियां हैं, जो लोग कह रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कर कर वहां पर भी झुग्गी झोपड़ियां, अगर आप रुड़की से शुरू होते हैं और आप पिथौरागढ़ तक जाते हैं और आप यहां पर बद्रीनाथ तक जाते हैं, तो सब जगह धीरे धीरे कर कर बहुत सारी जगह घिरती जा रही है। इसे लेकर सवाल है मनोज भाई। संजय भाई, एक तो बात पूरी बात आने दीजिएगा मेरी। बिल्कुल आने देंगे, बिल्कुल आधी अधूरी बात में मैं हमेशा उलझ जाता हूं और रह जाता हूं कि मैं क्या बोल रही। नहीं, आज उलझे मत, आज तो बोलिए। स्वागत है सभी दलों का कि सब दल की राय भी है कि एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन अगर हो रहा है और उसमें अगर मगर जोड़ के आप ये कहते हैं कि साहब, जैसे हमारे जेपी पंवार जी ने बोला है कि नेपाली रह रहे हैं, नेपाली घटनाएं करके निकल जाते हैं और उसके बाद तो सिर्फ एक कास्ट को ना हो बल्कि सबकी वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन हर किसी की होनी है। जेपी भाई, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप का इशारा में समझ रहा था कि आप किस जाति के बारे में ये क्वेश्चन आपके दिमाग में खोद रहा था कि कहीं वही जात तो परेशान नहीं हो रही। मैं संजय भाई की बात पे जाता हूं।
वास्तव में बहुत शांतवादियों में, हमारे तो पहाड़ों में कई गांव मुसलमानों के हैं, मुस्लिम समुदाय के, बहुत भाईचारा है। उनकी बेटियों की शादी होती है तो उनके निकाह में हिंदू समुदाय के लोग उनके खाना बनाने के लिए जाते हैं। जब गांव में ऐसी परंपराएं हैं कि जब हमारे हिंदुओं में हो तो वो लोग आते हैं। वो सद्भाव सौहार्द जितना बना रहा, डाडा जलालपुर, ये आपके हरिद्वार में जो हुआ सारा कुछ प्रकरण हनुमान जयंती पर, क्या उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि साहब रोहिंग्या भी कहीं ना कहीं इस देश के अंग है? पूरे वर्ल्ड की अगर कोई एक कास्ट में रोहिंग्या मुस्लिम बदनाम है तो ऐसे ही नहीं है। और उसके बाद भी वो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करते हैं और शरणार्थी बनकर आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के आधार पर रोना शुरू करते हैं और फिर गला काटना शुरू करते हैं। क्या ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन होना जरूरी नहीं है? क्या इनके प्रति आज भी हमें देवभूमि के आधार पर दया भाव दिखाना चाहिए? मेरा ये मानना है कि पिछले कुंभ तक जो मुस्लिम समुदाय हरिद्वार में पानी पिलाया करता था विभिन्न संगतों को, आज वही प्रसाद और पेट्रोल बम जो कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था उत्तराखंड वासियों ने, वो पेट्रोल बम मिल रहे, कांच की बोतलें छतों में मिल रही है। मैं चाह रहा हूं, मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि वेरिफिकेशन के साथ साथ हर दिन निगरानी हो और हर एक की छत के ऊपर से एक कैमरा जो है वो घूमता हुआ जाए और देखे कि वहां कितने ईंटें, पत्थर, लाठी डंडे इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत आज हम उत्तराखंड वासी बहुत मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया पे आग बबूले होके विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कश्मीर जैसी घटनाएं हुई, जैसे कश्मीरी पंडित निकाले गए थे, वही स्थिति हमारी भी होगी। क्योंकि हमें ना लाठी चलाना आता है, ना हमारे घर में एक प्याज काटने की छुरी तक ढंग की नहीं होती। वो लोग अगर क्या कहते हैं अशांति और शांति की बात करें, जहां रोज औजारों की फैक्ट्रियां खुल के सामने आती हैं, उन लोगों के आगे हम लाठी चलाना नहीं जानते और धींगा मुश्ती के लिए उतारू हैं। अभी तो ये अल्पसंख्यक के रूप में रोहिंग्या जैसा एक विषय हमारे पास आया है, कल बहुसंख्यक होंगे और जिस क्षेत्र में ये बसे, ये तय मानिए उस क्षेत्र में एक सिर्फ इसमें हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं रोहिंग्याओं की बात कर रहा हूं। जहां बसे उन्होंने वहां की जड़ ऐसे खोदी कि उस क्षेत्र में कोई बस नहीं पाया। ये रिकॉर्ड पूरे विश्व पटल पर चलता आ रहा है। और जितनी घुसपैठ इस समय मैदानी भूभागों से रोहिंग्याओं ने कर ली है और पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया है, आने वाले कल के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी पूरी प्रदेश सरकार की। बिल्कुल, सिर्फ वेरिफिकेशन से ही काम नहीं चलने वाला। मैं कहता हूं कि इन पर रडार दृष्टि हो, बिल्कुल आईबी की जो एक सेल होती है वो इन पे काम करे, स्पेशली ऐसे क्षेत्रों का बहुत तरीके से निगरानी करे। और मुझे लगता है कि जहां भी आगामी समय में चाहे वो किसी भी धर्म की शोभा यात्रा निकल रही हो, तो उससे पहले, परमिशन से पहले उस क्षेत्र की पूरी निगरानी की जाए कि कहीं फिर भगवानपुर वाली घटना जन्म न ले। मेरा ये मानना है। बिल्कुल जयप्रकाश जी, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड का जो मुस्लिम है वो हमेशा उत्तराखंड के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, विकास के लिए भी खड़ा है और उत्तराखंड आंदोलन में भी खड़ा रहा है, ये सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ घुसपैठ बढ़ रही है तो ये उनके अधिकारों पर भी डाका है। इसके लिए जो जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष को निभानी चाहिए थी उसमें आज भी कमी दिख रही है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि बातें राजनीति की ना होकर अब बात काम की होनी चाहिए। जयप्रकाश जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि आप अभी तक रोहिंग्याओं पे बहुत सारी चर्चा हो रही है, भाई साहब ने भी बताया, अभी इस्टवाल जी ने भी। एक बात मैं बता दूं कि जो यूएन चार्टर है, किसी भी देश में जो शरणार्थी रहते हैं उसका एक नियम है। और रोहिंग्या अगर भारत में आए हैं
तो वो किसी न किसी यूएन चार्टर के अंतर्गत जो शरणार्थियों को शरण देना एक आवश्यक होता है किसी भी देश के लिए, उस श्रेणी से आए होंगे। अब जहाँ तक घुसपैठिए की बात है, तो आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से ये प्रक्रिया चली हुई थी। तभी से तो ये आधार कार्ड की परिकल्पना प्रारंभ हुई आडवाणी जी के ज़माने से कि हर एक का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि ये सवाल, ये प्रश्न या ये व्यवस्था ठीक चार धाम यात्रा से पहले क्यों आ जाता है, इसी पे लोग शक करते हैं। और यही कारण होता है कि जैसे ही कोई इस तरह की प्रक्रिया होती है, उसमें जो है आप जो रोहिंग्याओं की बात करने लग जाते हैं। उधम सिंह नगर में बहुत सारे बंगाली समुदाय के लोग बहुत पुराने जमाने से रह रहे हैं। और जैसे कि इस्टवाल जी भी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पहाड़ों में कई गांव आज भी मुसलमानों के हैं, अच्छे ढंग से, बड़े प्यार प्रेम से, सद्भाव से रहते आए हैं। लेकिन जैसे ही चार धाम यात्रा हुई, तब आपको वेरिफिकेशन की याद आ रही है। ये लोगों के मन में सवाल पैदा करता है और इससे सामाजिक जो सद्भाव है वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आती हैं। चलिए फिर जयप्रकाश जी क्या करना चाहिए सरकार को? ये तो बिल्कुल प्रोसेस है, ये तो सिस्टमेटिक, ये तो हमेशा, ये वेरिफिकेशन केवल चार धाम यात्रा से पहले क्यों हो, ये पहले से क्यों ना हो। हर चीज, चार धाम यात्रा तो अब हो रही है, अब होने जा रही है। नहीं, कभी तो शुरुआत होगी किसी चीज की। चलिए चार धाम से शुरुआत हो गई तो उसपे हाय तो नहीं, सवाल ये है कि वो चार धाम से पहले क्यों ये वेरिफिकेशन की बात आ रही है। ये वेरिफिकेशन तो शुरू से पिछले 5-7 साल से, 8 साल से मैं ये कह रहा हूँ जयप्रकाश जी कि वेरिफिकेशन कोई तो शुरू करे, कभी तो शुरू हो। हाँ, बिल्कुल, उसमें तो होना चाहिए। आज अगर अब से शुरुआत हो रही है और वो एक चीज से हो रही है, तो उससे पॉजिटिव क्यों ना देखा जाए? ये भी तो सवाल है। बिल्कुल पॉजिटिव देखा जाए, मैं उससे कहीं मैं मतलब असहमत नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये होता है कि जब कोई भी चीज नैरेटिव बनना कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है कि जो है चार धाम से यात्रा से पहले आप जो है वेरिफिकेशन की बात कर दो। आप ये लगाइए, आप अपने उत्तराखंड में जितने किराएदार में लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन तो कर नहीं पाए आज तक। और ठीक अब यात्रा से पहले इस तरह की भगदड़बाजी जो इससे मचेगी, यात्रा की जो अव्यवस्था होगी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिफिकेशन बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हो। ये दीपक जी, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि आज तक आप जो किराएदार हैं उनके तो वेरिफिकेशन कर नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो जयप्रकाश जी ने खड़ा किया। उसके अलावा एक जो टाइमिंग है उसे लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है। ये बात मैंने अभी इसी डिबेट में आपसे पहले कह दी थी कि हमारे वेरिफिकेशन पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए ना, मेरे अगल बगल से मेरा वेरिफिकेशन होना चाहिए, मेरे परिवार का होना चाहिए। और प्रशासन ये क्या ऐसे टाइम पे, क्यों आज 21-22 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, कितने हमने इलेक्शंस देख ली, सारी चीज देख ली। अगर हम हमारे वहाँ जैसे कितनी सुंदर बात मैंने बताई, कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं कि हमारे बच्चे कई बार, मेरे एक नैनीताल में एक मेरे मित्र हैं, उनकी एक बेटी बताइए मुस्लिम परिवार में रही है, वो वहाँ पली बड़ी हुई है, ठीक है। आज उन्हें वो उसको बड़ी यहाँ दीपक जी मुस्लिम को लेकर बात नहीं हो रही है। हाँ, उत्तराखंड का मुसलमान साथ है, ये बात तो सभी कह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इतनी सुंदर, इन्होंने इतने सुंदर सभी मेरे प्रवक्ता भाइयों ने, कहते मित्रों ने इतने अच्छे उदाहरण दिए, मेरे को भी अच्छा लगा, सब पॉजिटिव बात कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब, मेरा मतलब ये वेरिफिकेशन प्रॉपर चलती रहनी चाहिए। केवल एक विशेष, कल अभी मेरे को तो दोबारा से कोई ना कोई यात्रा होगी यहाँ पे आपका, अभी तो आपकी यात्रा हो रही है कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा की। इसके बाद हमारे वहाँ हरिद्वार में कुंभ मेला लगेगा, उसके बाद हमारे यहाँ भोले का दरबार लगेगा, ये सब चीजें होंगी। कई सारे पौराणिक त्योहार हमारे वहाँ मनाए जाएंगे। और इन चीजों के टाइम पे हमारी, मैं चाह रहा हूँ वेरिफिकेशन जो है हर समय बराबर प्रॉपर होती रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर हम केवल आज टारगेट करेंगे चार धाम यात्रा है या मुख्यमंत्री जी ने चलो शुरुआत कराई है, मुख्यमंत्री जी को टारगेट कैसे करते हैं किसी एक चीज को लेकर के, मैं कह रहा हूँ कल के दिन आने वाले समय में कोई सरकार आए वो भी इन चीजों को ध्यान रखे आने वाले समय के लिए। और आज अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो हमें देखिए उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज किसी एक पार्टी के नहीं, हम सबके हैं कहीं ना कहीं। भले मैं अलग पार्टी का विचार हो सकता हूँ, लेकिन मेरा विचार होना चाहिए सबसे पहले, मैं पार्टी के साथ साथ मैं अपने प्रदेश का एक वफादार आदमी हूँ, मुझे उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। कल भी कोई और सरकार में सत्ता में आ सकता है, कल हम भी आ सकते हैं सत्ता में, तो उन लोगों को भी हमें एक दूसरे के साथ देकर चलना चाहिए। अगर आज मैं जबरदस्ती राजनीति करूंगा हर चीज को लेकर के, हर चीज में अपने को मैं दिखाऊंगा मैं सबसे ज्यादा बेटर हूँ, बेस्ट हूँ, एक समय थोड़ी देर के लिए मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन एक लंबे समय को अगर प्रक्रिया को चलना है या चलाना है तो उसको प्रॉपर वे में हमें लेना पड़ेगा। गरिमा जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ भी करे, कांग्रेस के सवाल हमेशा खड़े रहते हैं, कांग्रेस का काम विरोध करना रह गया जी। नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार
नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, आज देश में जो कुछ भी चल रहा है बहुत खुशनुमा है क्या, जो कांग्रेस पार्टी पीठ थपथपाने का काम करेगी? सारे देश में आज बुलडोजर का भय दिखाकर गरीबों को शोषित किया जा रहा है, वंचितों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। किसी अमीर की कोठी गिरते हुए देखी आपने? पूंजीपतियों की गाड़ियां उठाते हुए देखा आपने? तो ये ना कहिए कि कांग्रेस विरोध के लिए बनी है। कांग्रेस सही बात कर रही है, मैंने तो विरोध किया ही नहीं। अभी तक जो वक्तव्य मेरा था वो मैंने कहा मैं पक्ष में हूं, वेरिफिकेशन होना चाहिए। और आपने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान हो रहा है तो एक शुरुआत हो रही है, तो हाय तौबा क्यों? हाय तौबा इसलिए जनाब क्योंकि चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की रीढ़ है। चारधाम यात्रा से 13 लाख से 15 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आप चारधाम यात्रा के समय पर अगर मुख्यमंत्री ये बात कहता है कि वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, तो आधे से ज्यादा जनता जो यहाँ आने का मन बना रही है वो आएगी नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि वेरिफिकेशन के नाम पर उत्तराखंड सरकार उसको परेशान करेगी। भरी दोपहर में, भरी गर्मी में उनको घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वेरिफिकेशन ड्राइव के नाम पर। तो चारधाम यात्रा को डेंट नहीं पहुंचाया जाना चाहिए था। ये ओपन फॉर ऑल होनी चाहिए थी। पूरी विश्व ख्यात यात्रा हमारी है, इसमें चाहे घोड़ा खच्चर वाले हैं, चाहे होटल व्यवसायी हैं, चाहे टैक्सी मैक्सी चालक हैं, चाहे साहसिक पर्यटन वाले हैं, सब लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। और 2 साल से उत्तराखंड करा रहा है, छलनी हो गया है आजीविका के बिना। और मनोज इस्टवाल जी ने जो यहाँ बात कही है वो तो ऐसा लग रहा था मानो पत्रकार ना हो, ऐसी बातें शिक्षा यहाँ पर देने। देखिए, एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। ये कानून व्यवस्था का सवाल है जनाब, ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। ये पुलिस प्रशासन को देखने दीजिए, ये शासन प्रशासन को देखने दीजिए। हमारे घरों में छुरी नहीं है, कांटा नहीं है, तोप नहीं है, बंदूक नहीं है। क्या चाहते हो? गरिमा जी, एक सवाल आपसे ले लूं। गरिमा जी, एक सवाल ले लूं। एक मिनट, मनोज जी, मनोज इस्टवाल, आप पत्रकार के रूप में जहर बो रहे हैं और जहर बांट रहे हैं। मनोज जी, अच्छा गरिमा जी एक चीज बताइए। गरिमा जी, एक सवाल ले रहा हूँ आपसे। नुकीली करके, पैनी करके 10 छुरियां मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ। अरे छुरी जिसके पेट में घोपना हो घोप के साथ उतरे हुए छुरी नहीं होती हमारे घर में ढंग की। अच्छा मनोज भाई जरा सुन लेंगे। एक गरिमा जी बस एक सवाल आपसे। गरिमा जी एक सवाल आपसे ले रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की। गरिमा जी सम्मानित पत्रकार हैं आप, अपने हद और अपने दायरे में रहकर बात किया करिए। गरिमा जी एक सवाल सुन लीजिए। गरिमा जी आपके लिए एक सवाल है, अगर आप ऐसी बहस करते रहेंगे तो मेरे साथ विनय गोयल जी भी हैं, उनसे जवाब कैसे लूंगा? गरिमा जी पहले एक मेरा सवाल है। मनोज भाई एक सवाल सुन लीजिए। गरिमा जी आप सुन लीजिए, एक सवाल आपसे। गरिमा जी मुझे लग रहा है ये व्यक्तिगत मंच तो है नहीं, आरोप प्रत्यारोप का। गरिमा जी एक सवाल सुन लीजिए। अपने गरिमा देखिएगा, गरिमा जी गरिमा समझिएगा। अरे मनोज जी यार एक सवाल लेने दीजिए। मनोज जी प्लीज सीख के आइए, तब पत्रकारिता सिखाइए आप कि अपने अपने घरों में पैने चाकू रख लीजिए। अच्छा गरिमा जी मुझे एक चीज बताइए, मनोज इस्टवाल आपने बहुत सारी चीजें की। गरिमा जी एक जवाब और दे दीजिए, एक जवाब। हो सकता है गरिमा जी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जुगरान जी ने कहा डेटा कलेक्शन के लिए वेरिफिकेशन होगा। जुगरान जी केवल वेरिफिकेशन से ही डेटा कलेक्ट हो पाता है क्या सरकार के पास? डेटा कलेक्शन का कोई और तरीका नहीं है आप लोगों के पास। वेरिफिकेशन को डेटा कलेक्शन से मत जोड़िए ना जुगरान जी। डेटा कलेक्शन अगर सरकार चाहे तो डेटा कलेक्शन तो कैसे भी हो सकता है यात्रियों का, उसके लिए वेरिफिकेशन की जरूरत क्या है? गरिमा जी कहने का मतलब है चारधाम यात्रियों को तो वेरिफिकेशन के नाम पर तंग ना किया जाए कम से कम। नहीं ये सारी बातें आपकी सही है, इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन एक सवाल छोटा सा ये भी है कि जब दंगा भड़कता है और उस दंगे में ये तस्वीरें सामने आती हैं कि भाई ये बाहरी मुस्लिम है, ये रोहिंग्या हैं, ये देश का मुस्लिम नहीं है, उसके बाद भी उस चीज को लेकर विपक्ष साथ खड़ा नहीं दिखता पक्ष के, तब भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। तब क्यों आगे आके ये बात नहीं कही जाती कि ये हमारा जो मुसलमान है कहीं ना कहीं उसके हक पर भी डाका है और उसकी ईमानदारी और उसकी वफादारी पर भी ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है। ये भी तो एक सवाल है। मेरा जवाब ले लीजिए गोस्वामी जी। मैं
हाँ, मेरा जवाब ले लीजिए। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि आज अगर देश में ये माहौल बन गया है, इतना दूषित माहौल हो गया है कि मुख्यमंत्री को चार धाम यात्रा को तक वेरीफाई कराना पड़ रहा है, यात्रियों को वेरीफाई कराना पड़ रहा है। आदि काल से, पौराणिक काल से ये यात्रा चली आ रही है। आज तक की सरकारों को क्यों नहीं जरूरत पड़ी वेरिफिकेशन की? क्योंकि आप आए और आपने ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण के नाम पर समाज का बंटवारा कर दिया। आपने कुछ दल विशेष या जाति विशेष के लोगों को कॉर्नर कर दिया और अब आपको लग रहा है कि एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ दंगा हो सकता है। जो डाडा जलालपुर की बात कर रहे थे मनोज इस्टवाल जी, वो क्या था? वो एक्शन के खिलाफ रिएक्शन था। आज भगवानपुर टोल प्लाजा में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। कहां को जा रहा है ये देश? 49 सेकंड्स, 1 मिनट का भी नहीं होता है अजान, केवल 49 सेकंड्स तक अजान चलती है। हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस की पावर नहीं है, इतने सहिष्णु हम नहीं हो पा रहे हैं कि हम 49 सेकंड्स के लिए प्रभु का नाम सुने। चाहे किसी और धर्म का ही सही, अजान चल रही है, प्रभु का नाम लिया जा रहा है, गाली गलौज तो नहीं हो रही ना। 49 सेकंड्स की भी हमारे अंदर टॉलरेंस पावर खत्म। अरे अजान सुनते सुनते कान पक गए भाई। जो ये शासन प्रशासन को अपना काम नहीं करने दे रहे, कानूनी व्यवस्था को अपना काम नहीं करने दे रहे, पत्रकारिता की आड़ में जहर बो रहे हैं। चलिए विनय गोयल जी, गरिमा के भी सवाल हैं, मनोज के भी सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। विनय जी, मनोज जी जरा विनय जी से जवाब सुन लेते हैं। विनय जी, एक तो ये बात है कि आपकी टाइमिंग गलत है। विनय जी आपकी टाइमिंग गलत है। दूसरी बात यह है कि आखिर आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं भेजती हूँ। आखिर विनय जी चारधाम यात्रा पर ही इस तरीके की बातें की हुई है। कहीं ना कहीं 2 साल से जो हमारा टूरिस्ट है वो नहीं आ रहा था, और जो हमारे होटलियर्स हैं या छोटे छोटे और कारोबारी हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा से कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो परेशान हो जाए, इसे लेकर सवाल है। और एक और बात यह है कि ये जो वेरिफिकेशन ड्राइव है जिसे लेकर कहा जा रहा है, आखिर ये वास्तव में उस तरीके से क्यों नहीं चल पा रही जिस तरीके से चलनी चाहिए थी? जी विनय जी बोलिए। देखिए गोस्वामी जी की कोई भी काम किसी भी समय किया जाएगा, जिसको प्रश्न उठाने हैं, जिसको शंका ही करना जिनका केवल काम है, जिसको हर चीज में भ्रम पैदा करना है, वो केवल शंका ही पैदा करेगा, भ्रम ही पैदा करेगा, चाहे वो किसी भी समय कोई भी काम प्रारंभ किया जाए। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को केवल इसी में संतोष मिलता है, इसी में आनंद मिलता है, जनता उन्हें उनका इलाज करती है समय आने पर। जब जनता का समय आता है तो वो उनका इलाज करती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी को अगर हर बीच में सवाल उठे, अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये डिबेट खाली गरिमा जी के लिए रखी गई है, तो खाली उनसे ही बुलवा दीजिए। हर डिबेट में हर एक के साथ इन्होंने गरिमा जी आप क्यों घबरा रही हैं? आप तो बहुत अच्छे से बोल लेती है, क्यों टेंशन लेती है? आप तो थे ही नहीं डिबेट का हिस्सा जनाब। बोलिए विनय जी बोलिए। नहीं अरे मैडम आपको क्यों परेशानी है? अरे कोई ये आप तय करेंगी क्या कि कौन डिबेट का हिस्सा होगा, कौन डिबेट का हिस्सा नहीं होगा? अरे मैडम आप क्यों परेशान हो जाती है मिनट मिनट में? आप थोड़ा सा अपना बीपी चेक कराइए मैडम, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि नहीं आपका बीपी की कोई समस्या है। बैठेंगे मनोज इस्टवाल जी भी बैठेंगे तो निश्चित तौर पर इम्बैलेंस। आप हर एक से इस तरह से लड़ती हैं, आप अपने नाम का भी मतलब खराब कर रही हैं। कारोबारियों की समस्या हर एक से आप अपना बीपी चेक कराइए। नहीं आप बीपी चेक कराइए, आपका बीपी ठीक नहीं रहता आजकल। जब से कांग्रेस चुनाव हारी है आपका बीपी खराब रहने लगा। मेरी अभी उम्र, आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। टिकट नहीं मिला कैंट से, सुनिए टिकट नहीं मिला कैंट से, बीपी आपका हाई होगा विनय गोयल जी। आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी, आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। वंचित रह गए, बीपी आपका हाई स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अच्छा ये बताइए कि जवाब कौन देगा फिर? जितने सारे सवाल हुए हैं, अगर हम यहाँ पर बीपी चेक कराएंगे तो सवालों का जवाब कौन देगा? किसी को भी विनय जी सवालों का जवाब दीजिए, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, बोलते रहेंगे सब लोग बात। नहीं जी बोलिए विनय जी। इस तरह से तो डिबेट नहीं होती ना गोस्वामी जी। डिबेट तो ये होगी इनके समय पे ये बोले, या तो इनका वॉल्यूम बिल्कुल हम तो चाहते यही हैं। जी बोलिए आप। हाँ मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, जब ये बोल रही थी मैं बिल्कुल शांत होकर सुन रहा था, लेकिन इनकी समस्या ये है कि हर एक के बीच में बोलती हैं ये। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को शंका पैदा करनी है, हर चीज में भ्रम पैदा करना है, देश में भय का, शंका का वातावरण बनाना है, कोई भी काम कभी भी शुरू किया जाए वो हर समय यही करेगा। और जो ऐसा करता है, लोकतंत्र में जनता सबकी ऊपर अपना सीसीटीवी कैमरा लगा के रखती है, वो सबके व्यवहार देखती है, सबके काम देखती है।
हम टीवी चैनल पर क्या डिबेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जनता उसका निर्णय जनता करती है, और जनता जब निर्णय करती है तो उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती। लेकिन जब जनता ने इनका इलाज कर दिया तो इनसे सहन नहीं हो रहा। कोई भी काम हम करते हैं, इनको केवल समस्या करना, भ्रम पैदा करना, हर चीज में भ्रम पैदा करना। विनय जी ये बताइए, रोहिंग्याओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? से लेकर विनय जी रोहिंग्याओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो कहा जा रहा है कि यहाँ घुसपैठ बढ़ती जा रही है, उसे लेकर क्या कार्रवाई होगी? किसी भी अवैध व्यक्ति को उत्तराखंड में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो यहाँ के जिनको रहने का अधिकार है, जो इस देश के वासी हैं, वही इस देश में रहेंगे। लेकिन कोई भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और हमारे देश में आकर यहाँ हमारे देशवासियों को परेशान करे, ये हमारे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अपने देशवासियों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और हम उसकी सुरक्षा करेंगे। जी, तो जल्दी जल्दी एक और ड्राइव देखने को मिलेगी जिस तरीके से ये कह रहे हैं। कोई योगदान नहीं है, कोई हमारी तो ड्राइव उत्तराखंड तो की चल तरक्की रहा या है। भारत की तरक्की में कोई योगदान नहीं है, तो इनको रहने का JCB कोई यहाँ पे अधिकार नहीं है। अपना आए, ठीक है, इनका कोई समस्या थी अपने राज्य में, ठीक है, आए और चले जाएं अपना। क्योंकि एक लिमिट होनी चाहिए कि अगर किसी काम से आए हैं, अपना 5 महीने के, 6 महीने का, 3 महीने का इनका पास आउट होना चाहिए कि आए हैं, इनको दोबारा। विनय जी आप देखिए, धीरे धीरे कर पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरीके की घुसपैठ हो रही है, उसे लेकर भी सवाल है कि वहां पर उस तरीके से सतर्कता नहीं बरती जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, फिर सीधे साधे लोगों के ऊपर मुकदमे लगते हैं या बाहर के गलत लोग आके स्वामी जी, गलत मुझे काम ध्यान करते आता हैं। है, मैं आप ही के चैनल पर हमने डिबेट की थी, जब इन्हीं सारी समस्याओं के लिए बात चर्चा करते हुए भू कानून की मांग की जा रही थी, तो किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं हमारे प्रदेश में, कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। जैसा कि पूर्व मैं सुन रहा था, 1-2 लोगों की बात मैंने सुनी, मैं देर से जुड़ा चर्चा में, कि हमारा देश 2 विदेशी सीमाओं से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील हमारा प्रदेश है, हमें प्रदेश की भी सुरक्षा चाहिए, देश की भी सुरक्षा चाहिए, और किसी को भी हमारे देश और प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का अधिकार हम कदापि नहीं दे सकते। उसके लिए कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तो हमारी सरकारें उठाएंगी। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए गरिमा जी, आपसे मैं अंतिम एक सवाल ले रहा हूं कि जो विपक्ष की भूमिका है, खाली सवाल खड़े कर देना कहां तक सही है, सुझाव क्या रहेगा? मुझे लगता है पूरी डिबेट में कहीं पर भी सवाल खड़े नहीं किए। आप पूरी डिबेट दोबारा सुनिएगा गोस्वामी जी, और मेरा निवेदन है गोयल जी से, जुगरान जी से, मनोज इस्वाल जी से। मैंने हर जगह पे सपोर्ट किया वेरिफिकेशन ड्राइव को, लेकिन मैंने कहा कि वो चोट हमारी चारधाम यात्रा पर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब चारधाम यात्री जो हैं वो केवल प्रदेश के बाहर के लोग नहीं, विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं चारधाम यात्रा करने। ऐसे में कहीं ना कहीं आपने उनके मन में शंका डाल दी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट आपको वेरिफिकेशन ड्राइव के नाम पर नाहक परेशान करेगी। वेरिफिकेशन होगा तो लोगों को कतारबद्ध होना होगा, फिर से नोटबंदी की तरह। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के वेरिफिकेशन की ये बात कर रहे हैं, जो मलिन बस्ती में लोग बसाए गए हैं, बिजली का बिल वो भर रहे हैं, खड़ंजे सड़क नेताओं ने उनके घर पर पहुंचाई है, कहीं ना कहीं पानी का बिल वो पे कर रहे हैं, उनको आप अवैध कैसे घोषित करेंगे? ये बड़ा सवाल है मनोज जी। देखिए गरिमा का सवाल बहुत बढ़िया सवाल है कि बिल्कुल ये बहुत बढ़िया सवाल है। गरिमा ने जो बोला है कि जिनके आपने राशन कार्ड बनवा दिए, जिनके आपने आधार कार्ड बनवा दिए, सड़क दे दी, खड़ंचा दे दिया, पानी का बिल ले रहे हैं, उन्हें आप अवैध कैसे घोषित करेंगे? तो क्या सुझाव देंगे आप? केवल सुझाव, सरकार को क्या सुझाव है आपका? बिल्कुल यकीनन ये देखिएगा, मैं समर्थन करता हूं गरिमा जी के इस बात का। वैसे चाहे आप एमडीडीए में चले जाएं या नगर पालिका में चले जाएं, बिजली और पानी का बिल कभी भी वैध नहीं माना जाता, वो किसी को भी दिया जा सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन आप नगर पालिका, नगर निगम या किसी अपने गांव की कैसरीन जमीन में अगर किसी को बसा देते हैं, बसाजत के तौर पर जबरदस्ती, वहाँ एक प्रधान क्या कहते हैं, कुछ पैसे लेके किसी को भूस्वामित्व के तौर पर एक वो लैंड मुहैया करवा रहा है, तो वो गलत है। मेरे ख्याल से उस पर सरकार को बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए। देखिएगा, मेरा सीधा सा वो था कि वन गुजर सबसे शांत थे
पूरे उत्तराखंड में वन गुजरों की बहुत सारी बातें बहुत शांत थे। मैंने पहली बार चक्राता के जंगलों में वन गुजरों की जो श्रीमतियां हैं, जो कभी भी ये वो नकाब टाइप का जिसको बोलते हैं बुर्का नहीं पहनती थी, वो वहाँ बुर्का पहनने लगी हैं जंगलों में। वो जो उनकी लंबी टोपियां थी वो गोल हो गई हैं। धार्मिक कट्टरता वहाँ आ गई है। लेकिन इससे पहले भी तो पूरा हिंदुस्तान था। ये अचानक ये जो परिवेश बदल रहा है, जो देश के आंगन में ये शोर सुनाई दे रहा है, ये कहाँ से ये कट्टरता आ गई, धार्मिक कट्टरता? चलिए, बिल्कुल उत्तराखंड इससे अछूता रहना चाहिए। मनोज जी, बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की स्थितियां नहीं आनी चाहिए कि वहां भाईचारा खराब हो। और इसीलिए ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो बाहरी घुसपैठिए हैं, ये उत्तराखंड में जो हमारा मुस्लिम है उत्तराखंड का, जो हमेशा साथ खड़ा रहा है, कहीं ना कहीं उन पर भी ये निशान, जो सवालिया निशान है, वो खड़ा कर रहे हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वे राज्य की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, सतर्क रहे। उत्तराखंड वैसे भी बड़ा ही संवेदनशील है और यहां पर पलायन बहुत तेजी से हुआ है, बहुत सारे गांव खाली हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर अब जरूरी हो गया है कि नेताओं को भी उत्तराखंडियत की बात करने के लिए सामने आना चाहिए। ये कहना चाहिए कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं, जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से बस गए हैं आकर, उनका सत्यापन हो और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड है, उसका जो माहौल है वो वास्तव में हमेशा शांत रहा है। देवभूमि ये कही गई है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ आपस में भाईचारे के साथ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर भी कुछ कड़वाहट देखने को मिल रही है, जो अभी एक छोटा सा अलार्म है, इसे सुनना चाहिए। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।